हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो क्लास 10th के लिए है यहाँ पे पार्ट 9 करेंगे, जो संबंधित है एक्सरसाइज 5.2 से। और यहाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे 13 से लेकर 17 तक। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, ये 13 जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। यानी हमें ये बतानी है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो हमें इनके बीच ऐसी संख्याओं को ढूंढनी है जो क्या है, 7 के गुणज हो, यानी कि 7 से विभाज्य हो। तो अगर हम 7 से अगर गुणज वाली संख्या ढूंढने जाए जो 100 और 999 के बीच हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होगा ये 100 के आसपास। तो आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे कितना से, 7 से। तो एक बार में 3 आया शेषफल, घटेगा तो, और यहाँ पे कितना आया, 0। 4 बार में कटेगा 28, यहाँ पे क्या बचा, 2। अब देखिए ये जो 2 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 से 2 घटा दें तो कितना आएगा, 98 आएगा। लेकिन क्या ये 98 3 अंकों की संख्या है, नहीं। अगर हम इस 2 को घटा दें 100 से तो ये 98 आ रही है। 98 क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या नहीं रही। क्वेश्चन में तो ये कहा 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो यहाँ हमें कुछ और करना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे 7 से जब इसको हम भाग कर रहे हैं तो हमको शेषफल कितना मिला, 2। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें और 5 जुड़ा रहता तो ये कितना हो जाता, 7 हो जाता। तब तो ये संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो पूरी संख्या है 100, इसमें क्या करना होगा, आपको 5 जोड़ना होगा। अब जब 5 जोड़िएगा तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 105। और 105 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो ये बिल्कुल क्या होगी, कटेगी। देख लेते हैं, देखिए 15 बार में कट रही है, तो ये कट गया। तो यहाँ पे हमें 3 अंकों वाली संख्या, जो 3 अंकों वाली संख्या है और 7 से विभाज्य है, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 105 प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसका जब हम अनुक्रम बनाएंगे तो 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी उसमें क्या होगी, 105। और फिर इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो आपने क्या करना है, 105 में जोड़ देना है कितना, 7 जोड़ देना है। कितना आएगा, 112, जो यहाँ आपको दिख रहा है। फिर 112 में आप क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 119। और अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे अंतिम संख्या में ढूंढनी है। तो 999 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या 999 जो है ये 7 से विभाज्य है, चेक कर लेते हैं। एक बार में आप करेंगे भागफल, तो यहाँ पे 7, 2, 4 बार में 28, 1 पर 9 आया, 14। देखिए यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे शेषफल बच गया क्या, 5। तो शेषफल ये 5 बचा, यानी कि 7 से जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 5 बचा। इसका मतलब ये अगर इसमें 5 नहीं रहे तो ये जो संख्या बचेगी वो संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यही काम करेंगे यहाँ पे। 999 से आपने क्या करना है, 5 घटा लेना है, तो ये क्या आ जाएगी, 994। तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो क्या मिल गई, 994। तो यहाँ हम इसके लिए क्या करेंगे, अनुक्रम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होगी, 105, उसके बाद वाली उसमें 7 जोड़ देंगे, उसके बाद वाली उसमें 7 जोड़ देंगे, और अंतिम संख्या जो होगी 999 में हमने क्या करा, 7 से भाग करा। तो हमने ये संख्या ढूंढ लिया कि 994 जो है 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, और ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इस अनुक्रम को आप जब ध्यान से देखेंगे, इस श्रेणी को ध्यान से देखेंगे, तो आपको इसमें क्या मिल गया, पहला पद मिल गया, यानी कि ए मिल गया। सार बंदर कितना हो जाएगा, दूसरा से आप पहला घटा लीजिए, 112 से 105 घटाइए, कितना आएगा, 7 आएगा। फिर अंतिम पद यानी कि एन जो है, यहाँ पे क्या मिला, 994 मिल गया। तो यहाँ हमें ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया। तो जो हमें प्राप्त है उसी के आधार पे क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो अज्ञात है, जो अप्राप्त है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एन क्या है, एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1। अब हमने क्या करना है, जो भी मान हमारे पास है, जैसे एन का मान कितना है, 994, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 105,
और n का मान नहीं है, d का वैल्यू कितना है 7। जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 994 में ये 105 बराबर के बाएं तरफ जाके क्या होगा, इसमें घटेगा और ये ज्यों का त्यों रहा। तो जब आप घटाएंगे 994 में 105 से तो कितना आएगा, 889 प्राप्त हुआ। और इधर कितना है, n-1 इंटू 7। फिर आप इसको n-1 इंटू 7 इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, 889 लिख सकते हैं। इसलिए n-1 जो होगा क्या होगा, 889 में ये 7 जो है इसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा, सॉरी भाग हो जाएगा। तो 889 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 127। और इसलिए ये n-1 जो है बराबर के दूसरी तरफ यानी कि 127 में जाके जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 128। तो यहाँ पे हमें n का मान प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, n का मान 128 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 128 होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 128 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 का पहाड़ा आप समझ सकते हैं, 4 का टेबल समझ सकते हैं। तो इनके बीच संख्या ढूंढनी है। तो जब भी बीच की बात करी जाए, बीच की संख्या जैसे 10 और 250 के बीच, तो इसमें प्रारंभ वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या शामिल नहीं होगी। हम इसमें शुरू की संख्या और अंतिम संख्या जो होगी उसे कभी भी शामिल नहीं करेंगे। तो अब आप ढूंढिए कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन सी संख्या है। देखिए अगर हम करें 4 का पहाड़ा 3 बार करें तो क्या आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, इसी क्रम में बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ हमें ये मिल गया कि जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, जो 4 से विभाज्य है, 4 की गुणज है, वो क्या होगी, 12। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसके बीच वाली संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त करना है जो क्या है, 4 की गुणज है। तो देखिए 10 और 250 के बीच सबसे पहली संख्या जो 4 की गुणज में आएगी वो क्या होगी, 12 होगी। अब उसके बाद से उसमें 4 जोड़ते जाइए, 16, फिर 4 20 हो जाएगी। अब 250 जो है इसको चेक करना है कि क्या है, 4 की गुणज में है या इसके करीब वाली कौन सी संख्या है जो 4 की गुणज है। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 6 बार में आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। कितना आया, 10, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 आ गया। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपको क्या मिला, 2 शेष मिल गया, 2 शेष मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 250 में 2 घटा दे तो जो संख्या बचेगी वो निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। चूंकि 4 से इसको विभाजित कर रहे हैं और शेष 2 बचा, इसका मतलब क्या है, ये 4 के गुणज से ये 2 अधिक हो रहा है। तो यही संख्या इसको हम इससे घटा दे 250 से तो वो कितनी हो जाएगी, 248 हो जाएगी। तो 248 जो होती है 4 की गुणज होती है, 4 से विभाज्य होती है। तो यानी हमें यहाँ पे 250 के करीब वो संख्या मिल गई जो क्या है, 4 से विभाज्य है, और वो कितनी है, 248। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या पाया कि यहाँ जो 4 की गुणज वाली संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच है, उसे हमने उसका क्या करा, अनुक्रम बना लिया, उसका श्रेणी बना लिया, उसका एपी बना लिया। अब हमें क्या करना है कि कितनी संख्या है इसमें, कितने हैं मतलब संख्याएं, ये कितनी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो इनके बीच है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n का मान ज्ञात करना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चिन्हित करेंगे हमारे पास a कितना है, तो 12, पहला पद कितना है, 12 है। सार बनतर देखिए 4 4 बड़ा है तो d 4 हो जाएगा। और अंतिम पद जो an के रूप में हम परिभाषित करते हैं वो कितनी हो जाएगी, 248। अब हम वही सूत्र लाएंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। जो n होता है a + n-1 इंटू d होता है। अब यहाँ जो भी हमारे पास वैल्यू प्राप्त है उसे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। a का मान 12, देखिए यहाँ पे d का मान कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसको आप सरल करेंगे तो ये 248 से 12 जाके घटेगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 236। और n-1 इंटू 4 है। तो अब यहाँ पे n-1 को एक तरफ रखेंगे तो 4 जो है ये 236 में क्या करेगा, इसको जाके विभाजित करेगा। तो ये कितना भागफल आएगा, ये आएगा 59, ये आएगा 59। यानी कि n-1 इक्वल कितना हो गया, 59। इसलिए n जो होगा क्या होगा, 59। ये -1 जो है दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 60। तो यहाँ हमें राइट आंसर जो चाहिए यानी 10 और 250 के बीच 4 की गुणज वाली जितनी संख्या है उनकी संख्या क्या है, यहाँ पे 60। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, 60 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझने का प्रयास करें। इसने कहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, अब यहाँ पे देखिए दो समांतर श्रेणी दी हुई है, एक 63, 65, 67 डॉट डॉट है और दूसरा क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट है। तो कह रहा है कि इसमें n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद समान है। देखिए कह रहा है कि nवें पद समान है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के दोनों AP के nवें पद समान है, इसलिए क्या करेंगे दोनों AP के हम क्या करेंगे अलग अलग nवें पद का मान ज्ञात करेंगे। दोनों AP के लिए nवें पद का मान ज्ञात करेंगे। तो आप इसे समझने का प्रयास करें। प्रथम AP क्या है 63, 65, 67। तीसरे हम क्या ढूंढ लेंगे, प्रथम पद सार बनतर, दूसरे से घटा लेंगे पहला पद, यानी 65 से घटाएंगे 63 तो कितना आएगा 2। तो हमें A मिल गया और D मिल गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं nवां पद यानी कि an ज्ञात करते हैं। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये पहले AP में हमारे पास a का मान है, d का मान है, तो हम क्या करेंगे इसमें a और d का मान पुट करेंगे। तो a 63 हो गया, d कितना हो गया 2 हो गया। इसे आप सरल करिए तो 2n माइनस 2 हो जाएगा और 63 से 2 घटेगा तो कितना 61 और ये कितना रहेगा 2n। तो आपको ये समझ में आ गया कि an जो है कितना हो गया 61 प्लस 2n, और इसे हम समीकरण 1 ले सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब आते हैं दूसरे AP में। तो दूसरे AP का देखिए, दूसरे AP का पद क्या है 3, 10, 17। तो यहाँ पे हम उसी डिनोट करेंगे 3, 10, 17। अब दूसरे AP के लिए हमें क्या करना होगा, प्रथम पद ढूंढना होगा जो क्या है 3 है, और दूसरे AP के लिए हमें क्या ढूंढना होगा सार बनतर D, जो क्या हो जाएगा दूसरे पद, यानी कि 10 से पहला पद घटाएंगे, 10 से घटाएंगे 3 कितना आएगा 7। तो यहाँ A मिल गया, D मिल गया। तो अब दूसरे AP के लिए हमें क्या करना होगा nवां पद याद करना होगा, और ये nवां पद कितना आपको प्राप्त होगा। देखिए A का मान है कितना 3 है, D का मान कितना है 7, तो 3 रहेगा और 7 का n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 7n, और ये कितना होगा -7। तो 3 से घटेगा 7 तो कितना आएगा -4 आएगा, और ये कितना है 7n। तो अब हमें ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 में हमने क्या प्राप्त करा nवां पद का मान, समीकरण 2 में हमने क्या प्राप्त करा nवां पद का मान। तो यहाँ पे हमने प्रत्येक समीकरण में हमने क्या करा nवां पद का मान प्राप्त करा। तो ये पहले पद में nवां पद ये है और दूसरे पद में nवां पद का मान कितना हो गया ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो हमने माना कि चूंकि nवां पद बराबर है इसलिए 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। चूंकि प्रत्येक AP का nवां पद बराबर होना है, बराबर दिखाना है, तो जो हमने nवां पद का मान ज्ञात करा वो भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे इसका जो 61 प्लस 2n है और इसका -4 प्लस 7n है, इसको क्या करेंगे बराबर दिखाएंगे। अब इसे हल कर लेना है। तो 61 से क्या घटेगा ये -4 इधर आएगा क्या प्लस हो जाएगा, और 7n रहेगा और 2n इसमें आके क्या होगा घट जाएगा। तो आप इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 61 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। 7n से 2n घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे आप या लगा देंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है। तो अब यहाँ हमें क्या मिला 5n इक्वल कितना 65, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 13। और यहाँ पे हमें ये निष्कर्ष निकला कि दोनों AP का 13वां पद जो n का वैल्यू आया दोनों में के लिए कॉमन 13वां पद क्या है, दोनों ही AP के 13वां पद क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि पहला जो AP है इसका 13वां पद का जो वैल्यू आएगा ये दूसरे AP के 13वां पद का जो वैल्यू आएगा दोनों आपस में क्या होंगे समान होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है वह AP याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि AP का तीसरा पद डायरेक्ट लिखा हुआ है 16 है, तो हम क्या करेंगे AP का प्रथम पद A मान लेंगे और सार बनतर क्या मानेंगे D मान लेंगे। अब चूंकि ये क्या कह रहा है प्रश्न से A3 तीसरा पद क्या है 16 है, तो तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। यही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए A प्लस 2D इक्वल कितना हो गया 16। हमने क्या करा इसे 1 मान लिया, तो तीसरा पद का व्यापक रूप क्या हो गया A प्लस 2D और बराबर यहाँ पे तीसरा पद का मान 16 है, तो यहाँ भी क्या होगा 16। इसको हमने क्या करा 1 मान लिया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहा है 7वां पद मतलब A7 5वां पद यानी कि A5 से 12 अधिक है, मतलब 7वां पद अधिक है
किससे अधिक है? पांचवें पद से। तो अब इसे हम, अगर हम इसे समीकरण के रूप में इसको हम कन्वर्ट करें, समीकरण के रूप में इसे चेंज करें, तो कैसे करेंगे? देखिए समीकरण में क्या होता है, दोनों पक्ष का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से देखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद ये वाला जो है ना, पांचवें पद से अधिक है, ये अधिक है। तो अधिक है तो क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, या जो कम है उसमें जोड़ देंगे तो बराबर होगा। तो कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है 12, तो इसमें आप 12 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? समीकरण मिल जाएगा। मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ, A7 A5। तो A7 जो है इससे कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो अगर इसमें हम 12 जोड़ दें तो हमें ये समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सातवां पद जो हो गया पांचवें पद प्लस 12 जोड़ने के बराबर हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? A7 माइनस A5 इक्वल कितना? 12। अब देखिए ये जो समीकरण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सातवां पद, या दूसरे रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यानी कि सातवें और पांचवें पदों का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 12 है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सातवां पद और पांचवें पद का अंतर कितना है? 12 है। तो हम लिखेंगे A7 माइनस A5 इक्वल कितना? 12 लिख देंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे A7 माइनस A5 इक्वल कितना? 12। अब इसे क्या करना है? सातवें पद का व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस 6D। उसी तरह पांचवें पद का व्यापक रूप क्या होगा? A प्लस 4D। चूंकि इसके पहले माइनस है तो इसलिए हमें क्या होना, यहाँ पे ब्रैकेट में लेके दिखाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सातवें पद का व्यापक रूप हो गया और फिर पांचवें पद का व्यापक रूप यहाँ हो गया, और यहाँ इक्वल में कितना रहेगा? 12। अब इसको जब सरल करेंगे तो माइनस है बाहर, ब्रैकेट हटेगा तो ये चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह यहाँ पे A हो जाएगा माइनस में और 4D भी माइनस में हो जाएगा। अब इसे क्या करना है? सावधानी पूर्वक सरल करना है। तो A और A कितना हो जाएगा? 2D। यहाँ पे देखिए 4D से 6D से 4D घटेगा तो कितना आएगा? यहाँ थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे कुछ मिस है। यहाँ हम देखिए यहाँ पे प्लस A है और ये माइनस A थे तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से 6D है और ये क्या है? 4D है। तो 6D से ये क्या है? माइनस 4 है तो घटेगा तो 2D आएगा। इधर कितना है? 12 है, इसलिए D का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब आप 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना भागफल आएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ हमें D का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए D का जो मान प्राप्त हुआ, क्या आप इसमें रख सकते हैं? समीकरण 1 में रख सकते हैं? बिल्कुल रखेंगे। तो अब यही D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो A क्या है? A प्लस 2D इक्वल 16। तो D के वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। तो 6 में 2 से गुणा होगा, कितना आएगा? 12। इसलिए A जो होगा ये 12 जाके क्या होगा? 16 से घटेगा, यानी कि A का मान कितना हो गया? 4। अब ये क्वेश्चन का क्या कर रहा है? कह रहा है कि AP ज्ञात करना है आपको। इसके लिए क्या करना है? कि AP तैयार करना है, यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि पहला पद का व्यापक रूप A होता है, दूसरे पद का A प्लस D, तीसरे पद का A प्लस 2D, और इसी तरह चौथे पद का क्या होगा? A प्लस 3D होगा। तो हमें A का मान प्राप्त है 4 और D का मान प्राप्त है 6। इसे रख के क्या करेंगे? इसमें जब पुट करेंगे तो आपको AP जो प्राप्त होगा 4, 10, 16, 22 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, इसको आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये कह रहा है कि AP जो है 3, 8, 13, AP 3, 8, 13 ... 53 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रारंभ से 20वां पद क्या होगा। जो भी अभी तक हमने ज्ञात करा वो शुरू से आगे के क्रम में बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करा? अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिया गया जो AP है वो ये है, तो यहाँ हम प्रथम पद ढूंढ लेते हैं। प्रथम पद A हो गया और सार बनता D ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 8 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ये शुरू से आगे तक की तरफ बढ़ेंगे तब। लेकिन अगर अंतिम से हम आए, अंतिम से हम पीछे की तरफ आए तो पहला पद क्या हो जाएगा? 253 होगा, और
अंतिम पद यानी कि अंत से 20वां कह रहा है तो n 20 हो जाएगा। और सार मंतर क्या होगा, देखिए जब शुरू से आगे बढ़ रहे थे तो सार मंतर 5 आया, लेकिन जब अंत से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सार मंतर यही माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया। तो यहाँ आपको मिला क्या, यहाँ आपको मिल गया कौन सा पद ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां, और अंतिम से शुरू वाला पद कौन है, 253 है, और यहाँ डी का मान आपने क्या रखना है, -5 रखना है। तो बस ये क्वेश्चन यही है कि जब अंत से पूछे तो आपने क्या करना है, डी का मान जो क्या करना है माइनस में कर देना है, और ए जो है न लिख के अंतिम पद स्टार्ट करेंगे, यानी इनके एक स्थान पे क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला पद जो होगा एक स्थान पे पुट करना होगा। तो चलिए देखते हैं, अंत से 20वां पद क्या होगा, A20। तो A20 का व्यापक रूप क्या होता है, A + 19D होता है। अब यहाँ अभी हम लोग समझे कि जब अंत से ज्ञात करना हो तो एक के स्थान पे क्या होगा, अंतिम वाला पद होगा। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 253, 19 रहेगा, और डी का मान क्या कर देना है, माइनस में चेंज कर देना है। तो ये क्या है, डी -5 हो जाएगा। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 95। तो 253 से अब जब घटाइएगा 95 तो आपको कितना मिलेगा, 158 मिलेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, यानी कि अंत से 20वां पद जो होगा वो क्या होगा, 158 होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।